तो प्यारे बच्चों, आपने पूछा था कि एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स बता देवें। हालांकि ये इस साल 2019-20 के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज की मतलब रो की जगह कॉलम लिख दे, कॉलम की जगह रो लिख दे, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी -28। और यदि आप इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि जो पहला रो है इसको आप पहला कॉलम बना देते हो 2 -3 5, दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम बना देते हो 6 0 4, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना देते हो 1 5 -7, तो इससे इसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भी वैल्यू वही -28 ही आएगी। आप दोनों केस में सॉल्व करके देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 2 पर। इफ़ एनी टू रोज, एनी कोई भी दो, और कॉलम या फिर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज। यदि कोई सी दो रो को इंटरचेंज कर दें या फिर कोई सी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यानी पहले प्लस था तो बाद में माइनस हो जाएगा, पहले माइनस था तो बाद में प्लस हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास ये डिटरमिनेंट है प्यारे बच्चों 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसकी वैल्यू है -28। यदि आप इसके कोई से भी दो रो को चेंज कर देते हो, कोई सी भी दो ले लो, मैं रो 1 और रो कोई सी भी ले लो 3 ले लेता हूँ। यानी कि मैं रो 1 की जगह 3 लिख रहा हूँ, पहले ये वाली लिख रहा हूँ 3 वाली, 1 5 -7, 2 की जगह 2 ही रहेगी 6 0 4, और रो थर्ड की जगह आ जाएगी फर्स्ट 2 -3 5। तो हमने रो 1 की जगह रो 3 लिख दिया और रो 3 की जगह रो 1 लिख दिया। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगा इसका आंसर। इतना ही फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार आप कोई दो रो की बजाय यदि कोई दो कॉलम चेंज करते हो तो भी इसका सिर्फ साइन चेंज होगा, मॉड वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 3 पर। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिटी का मतलब एक समान, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम एक समान है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं एक आपके पास ये डिटरमिनेंट ले लेता हूँ 1 2 5, एक ये ले लिया 3 1 2,
एक ले लिया 1 2 5। आप यहाँ देखिए रो 1 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल है, एक समान है इनके एलिमेंट। तो ऐसे केस में बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार कोई 2 रो की बजाय कोई 2 कॉलम एक समान है, 1 3 5 2 3 7 2 3 7। यहाँ देखिए कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड इक्वल है, बिना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 0। प्रॉपर्टी 4 पर चलते हैं बच्चों। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, रो हो या कॉलम हो, ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। यानी किसी डिटरमिनेंट के किसी रो को आप किसी नंबर से इंटू कर देते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो भी उस नंबर से इंटू हो जाएगी, या रो की जगह कॉलम को कर देते हो तो भी ऐसा होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। अपने पास ये डिटरमिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। हमने देखा था इसकी वैल्यू क्या थी, -28। अगर आप किसके किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से इंटू कर देते हो, जैसे मैं इसके रो 1 को 3 से इंटू कर देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 3 से इंटू कर दिया, ये 604 है, ये 15 से -7 है। तो ऐसा करने पर इसका जो आंसर था -28 वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा नई चीज़ और निकल के आती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में, जैसे मैं ये ले रहा हूँ 3 6 9 1 2 5 3 2 7, डिटरमिनेंट के अगर किसी रो या कॉलम से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे रो 1 से 3 कॉमन आ रहा है तो आप इसको 3 कॉमन ले सकते हो, 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 5 हो गया, ये 3 2 7 हो गया। तो डिटरमिनेंट की खासियत ये है कि इसके किसी भी रो या कॉलम से कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम उसको ले सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में यदि सभी एलिमेंट से कुछ कॉमन आ रहा है तो ही कॉमन ले सकते थे, वहाँ सिर्फ रो या कॉलम से कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं ले सकते थे, किसमें, मैट्रिक्स में। लेकिन डिटरमिनेंट में यदि केवल रो से कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, केवल एक कॉलम से कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, सब जगह से कॉमन आना ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर्टी 5 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। ये कहना क्या चाह रहा है, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, किसी भी रो की बात लेके चल रहा हूँ, जो रो पे बताऊँगा वही कॉलम पे भी होगा। एक रो के एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, किसी भी रो के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ प्यारे बच्चों इसको मैं।
यदि हमारे पास कोई ऐसी डिटर्मिनेंट है कि यहाँ है a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, C प्लस जेड, L M N P Q R, तो हम इसको दो अलग अलग मैट्रिक्स में लिख देंगे। एक मैट्रिक्स में तो आ जाएगा A L P B M Q C N R, और दूसरी डिटर्मिनेंट में आ जाएगा X L P Y M Q और Z N R। ऐसे आप इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। तो इससे क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट हम 6 प्रॉपर्टी पर चलते हैं प्यारे बच्चों। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, if each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation like this. तो प्यारे बच्चों, if each element of रो के लिए बता रहा हूँ, वही चीज़ कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी। डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, यानी कि उन एलिमेंट्स को किसी एक सेम इक्वी मल्टीपल करें, मतलब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर रो एडेड, उसमें दूसरी रो ऐड कर दें, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेंस द सेम। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव A 2A 3A, A प्लस B 3A प्लस 2B और 6A प्लस 3B, A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3C इज इक्वल A³ लाना है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। अब बच्चों, अगर आप इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये 3 पावर की एक इक्वेशन बनेगी, जिसको फैक्टर करके सॉल्व करना पहली बात तो मुश्किल हो जाएगा, और कोई बच्चा इतना टैलेंटेड है कि फैक्टर करके सॉल्व कर दें तो उसे इतना टाइम लग जाएगा कि वो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी क्या ध्यान में रख के अप्लाई करते हैं, तो अपना मेन एम तो ये रहता है कि किसी भी रो या कॉलम में 2 जगह 0 हो जाए। पहला एम तो ये है।
दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा चेंज करो जिससे वो फिर अप्लाई करने पर वो 2 जगह 0 आ जाए, और किसी भी तरीके से नहीं हो रहा तो फिर कहीं भी 2 जगह 0 कर लो। तो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। इसका LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं, और LHS पार्ट में देखो मुझे यहाँ 0 करना है। उसके लिए मैं अगर इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 2a तो कौन सी रो में है, R2 में, उसकी जगह मुझे 0 करना है, यानी R2 में चेंज करना है। इसको लिखेंगे R2 रिप्लेस बाई, इसको क्या पढ़ते हैं R2 रिप्लेस बाई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, R2 में से, यानी R2 में एलिमेंट है 2a, उसको 0 करने के लिए a वाले एलिमेंट को, R1 वाले एलिमेंट a को 2 से इंटू करूँगा, यानी कि मैं R1 को 2 से इंटू करूँगा, R1 के एलिमेंट को 2 से इंटू करूँगा, तभी ये 2a इस 2a से जाएगा तो माइनस होगा, तो R1 को 2 से इंटू करना है। इसी प्रकार अगर मुझे इसको 0 करना है तो मुझे इस चीज़ को 3 से इंटू करके माइनस करना पड़ेगा। अब ये किस में है, R1 में, तो हम R1 को 3 से इंटू बताएंगे। तो R3 को रिप्लेस करना है, R3 में से माइनस करना है 3 इंटू R1 को। तो ऐसा करने पर आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आइए, R1 में नो चेंज है तो R1 ऐसा कैसा आ जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 के एलिमेंट 2a में से इसको माइनस करेंगे 2 से इंटू करके, तो 2 से इंटू करेंगे, ये भी 2a हो गया, 2a में से 2a गया तो ये 0। फिर ये R2 का एलिमेंट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे लेकिन इंटू 2 करके फिर करेंगे, तो 3a से 2a गया तो a बचा, और 2b से 2b गया तो 0 हो गया। अब फिर वही R2 का ये एलिमेंट है, इसमें से या R1 का एलिमेंट माइनस करना है इंटू 2 करके अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो 4a में से 2a गया तो 2a बचा, और 3b से 2b गया तो b बचा, और 2c से 2c गया तो 0 हो गया। अब की बार बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, यानी R1 को 3 से इंटू करके माइनस करना है, तो 3a में से इसको 3 से इंटू किया तो 3a में से 3a गया 0, और इसमें से इसको माइनस करोगे अब की बार इंटू 3 करके करना है, तो 6a से 3a गया तो 3a, और 3b से 3b गया तो 0, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे 3 से इंटू करके, तो 10a से 3a गया तो 7a, और 6b से 3b गया तो 3b, 3c से 3c गया तो 0। अब 2 जगह 0 करने का मतलब आपको इसको सिर्फ इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में खोलना है, बाकी के रेस्पेक्ट में खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में खोलना है तो आप इसकी रो छोड़ दोगे और इसका कॉलम छोड़ दोगे। तो ए के रेस्पेक्ट में खोलना है तो ये दोनों इंटू होंगे, पहले 7a स्क्वायर प्लस 3ab, और इसमें से माइनस करोगे आप इन दोनों को इंटू करके, तो 6a स्क्वायर प्लस 3ab, तो a 7a स्क्वायर से माइनस करेंगे 6a स्क्वायर को तो a स्क्वायर बचा, और 3ab में से माइनस करेंगे 3ab को तो 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया a क्यूब। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए की जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, वीडियो फिर बड़ा हो जाता है, आगे कुछ इस पे एग्जाम्पल मैं और डालूँगा। धन्यवाद।